जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ ना रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना ना होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। अगला प्रोग्राम नमस्कार, दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस एपिसोड की सुर्खियों पर। पाकिस्तान की नापाक हरकत, जम्मू कश्मीर के पुंछ में की भारतीय जवानों की हत्या। क्या अमेरिका पर फिर मंडरा रहा है आतंकवादी हमलों का खतरा? और उदारवादी समझे जाने वाले ईरान के नए राष्ट्रपति हसन रूहानी का कट्टर रवैया। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के साथ दगाबाजी की है। पुंछ सेक्टर के चकंदाबाग इलाके में घुसाई पाक फौज ने 5 भारतीय जवानों को शहीद कर दिया। भारतीय जवानों की हत्या से पूरे देश में गुस्से की लहर है। संसद से लेकर देश के तमाम शहरों में पाकिस्तान की इस हरकत पर गहरी नाराजगी है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग हो रही है। ऐसी भी खबर है कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने यह हमला कुछ आतंकवादी संगठनों की मदद से किया है। नवाज शरीफ के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के साथ ही जिस तरह से सीमा पर आतंकवादी हमलों में तेजी आई है, उससे लगता है कि पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे को भड़काने की फिराक में है। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। पुंछ सेक्टर के चकंदाबाग की सरला पोस्ट पर पाकिस्तानी फौजियों ने भारतीय जवानों पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी फौजी LOC से लगभग आधा किलोमीटर अंदर घुस आए। इस हमले में बिहार रेजिमेंट के 4 और मराठा रेजिमेंट का 1 जवान शहीद हो गया। इस वारदात के कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी फौज लगातार बॉर्डर पर गोलीबारी और घुसपैठ को अंजाम देने में लगी थी।
ऐसी भी खबर है कि कुछ दिन पहले लश्कर का सरगना हाफिज सईद LOC पर आया था और उसी ने पाकिस्तानी फौज को हमले के लिए उकसाया था। अब ऐसे के हादसे अगर शुरू हों तो फिर ये ऐसा नहीं होना चाहिए और ये ट्रेड बंद होना चाहिए, गाड़ियाँ बंद होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ रब्ता ही नहीं रखना चाहिए। ये दोस्ती का हाथ कैसे बढ़ाया जाता है कि वो बार बार क्या करते हैं कि यहाँ हमारे इलाके में दाखिल होकर फिर क्या नाम है इतनी ज़्यादती करते हैं और फौजियों को क्या नाम काटते हैं। पाकिस्तान में कुछ महीने पहले जब से नवाज शरीफ की हुकूमत आई है, तब से LOC पर पाकिस्तानी फौज की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अमन और दोस्ती बहाल करने के दावों के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर दगाबाज होने का सबूत दिया है। भारतीय जवानों का सर कलम करने की हरकत से अभी पूरा मुल्क उबरा भी नहीं था कि पाकिस्तान ने एक बार फिर उकसाने वाली वारदात को अंजाम दिया है। तमाम विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि नवाज शरीफ ने कश्मीर के लिए एक खास एजेंडा बनाया है। वो जम्मू कश्मीर में कम होती दहशतगर्दी को एक बार फिर बढ़ाने की फिराक में है। इसी के प्लान का नतीजा है कि रियासत में खून खराबे का माहौल एक बार फिर पैदा किया जाए और लाइन ऑफ कंट्रोल पर टेंशन बढ़ाई जाए। पाकिस्तानी फौज के सहयोग से शरीफ भारत मुखालिफ एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हैं। I see this latest attack as a part of Pakistan's recent policy under Nawaz Sharif, in which we have learned that he has created a K plan under a K cell in his office, so as to increase terrorist activities, draw maximum mileage and exploit the situation. भारतीय फौजियों पर हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अगले महीने अमेरिका में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ के बीच मुलाकात होने की संभावना है। लेकिन पाकिस्तान की हरकतों के मद्देनजर ये मांग उठ रही है कि इस मुलाकात को रद्द कर देना चाहिए। अगर अमेरिका उसके गोपनीय निगरानी कार्यक्रम का खुलासा करने वाले भूतपूर्व CIA एजेंट एडवर्ड स्नोडेन को शरण देने के मसले पर पुतिन से मुलाकात का इरादा बदल सकता है, तो फिर भारत क्यों नहीं? इससे कम पाकिस्तान को कड़ा संदेश तो जाएगा ही। वैसे भी नवाज शरीफ जब इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, तब उन्हीं के दौर में कारगिल जंग हुई थी। ऐसे में भारत शरीफ हुकूमत पर भरोसा करने की भूल हरगिज दोहरा नहीं सकता। क्या अमेरिका पर एक बार फिर आतंकवादी हमलों का खतरा मंडरा रहा है? लगता तो ऐसा ही है। आतंकवादी हमलों की आशंका के चलते ही अमेरिका ने नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई देशों में अपने दूतावास एक हफ्ते तक बंद रखने का फैसला लिया। इसके अलावा अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों को ट्रैवल अलर्ट जारी किया है, जो इस महीने के आखिर तक जारी रहेगा। ये सावधानी अलकायदा की तरफ से बढ़ते खतरे की वजह से जारी की गई है। दरअसल अमेरिका को मालूम है कि ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद भी अलकायदा कमजोर नहीं पड़ा है और वो फिर से अमेरिका पर हमलों का मंसूबा बना रहा है। अमेरिका पर अलकायदा का भूत एक बार फिर सवार हो गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने जब से अलकायदा के बड़े बड़े नेताओं की खुफिया बातचीत सुनी है, तभी से उनकी रातों की नींद जैसे गायब हो गई है। अमेरिका को पुख्ता जानकारी मिली है कि अलकायदा विदेशों में मौजूद उसके दूतावासों को निशाना बनाने के फिराक में है। यही नहीं, वो अमरीकी शहरों पर हमला करने के लिए लिक्विड बम तैयार करने में लगा है। अलकायदा के मिडिल ईस्ट देशों में मौजूद खतरनाक ब्रांच AQAP यानी अलकायदा इन द अरेबियन पेनिनसुला को इन हमलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यही वजह है कि अमेरिका इन दिनों कोई जोखिम मोल लेने के मूड में नहीं है और उसने सावधानी बरतते हुए कुछ दिनों के लिए अपने दूतावास बंद रखने का फैसला लिया है। Well, it's significant enough that we're taking every precaution. We had already done a lot to bolster embassy security around the world, but especially in the Middle East, North Africa, where the threats tend to be highest. And whenever we see a threat stream that we think is specific enough that we can take some specific precautions within a certain time frame, then we do so. Now, it's a reminder that for all the progress we've made, getting bin Laden, putting
Al-Qaeda between Afghanistan and Pakistan back on its heels, that this radical, violent extremism is still out there, and we've got to stay on top of it. अफ्रीका के तमाम देशों मसलन सूडान, सोमालिया, माली, अल्जीरिया और नाइजीरिया में अलकायदा की मजबूत पकड़ है। यहाँ मौजूद अस्थिरता से भी अलकायदा को फलने फूलने का मौका मिला है। यहाँ मौजूद स्थानीय गुटों को अलकायदा ने अपना समर्थन दे रखा है। खास तौर पर यमन तो अलकायदा का बहुत बड़ा ठिकाना बन गया है। यमन में अलकायदा की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन ने भी अपने दूतावास कुछ दिनों के लिए बंद रखने का फैसला किया है। यही नहीं बल्कि अलकायदा के खतरे की वजह से ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों को यमन छोड़ने की सलाह दी है। इसके अलावा बहुत से यूरोपीय देश भी यमन में अपना मिशन बंद करने में लगे हैं। वे लोग बेवजह डर रहे हैं। जब तक हम यहाँ मौजूद हैं, पश्चिमी देशों के नागरिकों को कोई खतरा नहीं है। यमन के लोग भी उनके साथ हैं। यमन सभी के लिए महफूज रहेगा और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के तमाम देशों के अलावा अमेरिका को पाकिस्तान में भी हमले का डर सता रहा है। यही वजह है कि उसने लाहौर के वाणिज्य दूतावास से सभी गैर जरूरी अधिकारियों को वापस चले जाने को कहा है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा ना करने की सलाह भी दी है। लेकिन एक अहम सवाल तो ये है कि आखिर कब तक अमेरिका ऐसे ही डर कर काम करता रहेगा और कब तक उसके दूतावास बंद रहेंगे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट दीवाना बना दे। मशहूर लेडीज फुटवेयर की होलसेल सप्लायर हिमालय फुटवेयर्स की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हर पल आलमी सतह पर हो रही हैं तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स।
एहसासों से जुड़े नए रिश्ते, बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। ईरान में हसन रूहानी औपचारिक तौर पर वहां के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। महमूद अहमदीनेजाद की जगह लेने वाले रूहानी से न सिर्फ ईरान को बल्कि पश्चिमी जगत को भी काफी उम्मीदें हैं। लेकिन उदारवादी समझे जाने वाले रूहानी ने सत्ता में आते ही सख्त रुख अपना लिया है। एक तरफ उन्होंने इस्राएल के खिलाफ तल्ख बयानी की है, वहीं दूसरी तरफ विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम जारी रखने की बात भी कही है। दरअसल रूहानी पर आम जनता और धार्मिक नेताओं का गहरा दबाव है। तो क्या ये माना जाए कि ईरान में सत्ता बदलने के बावजूद भी हालात में कोई परिवर्तन नहीं होगा? जून में हुए चुनाव में हसन रूहानी बड़े अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। अपनी जीत के बाद उन्होंने सुधार लाने और ईरान को अंतरराष्ट्रीय जगत से जोड़ने का वायदा किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये वादा कोरा वादा ही साबित होगा। इसकी वजह है रूहानी की नीतियों में आ रहा बदलाव। दरअसल राष्ट्रपति की गद्दी मिलने के साथ ही उन्हें बहुत सी चुनौतियां और जिम्मेदारियां विरासत में मिली हैं। बहुत जल्द उन्हें ये समझ में आ गया है कि अगर सत्ता पर पकड़ बरकरार रखनी है तो उन्हें थोड़ा सख्त रुख अपनाना पड़ेगा, खासकर तब जबकि सवाल पश्चिमी देशों से रिश्तों का हो। यही वजह है कि अब उनके लहजे में थोड़ी तल्खी और अड़ियल रुख दिखने लगा है, जो पश्चिम देशों खासकर अमेरिका के लिए चिंता का सबब बन सकता है। ईरान में कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम यूरेनियम संवर्धन के कार्यक्रम से पीछे हट जाएंगे। यह हमारा हक है। जहाँ तक बातचीत का सवाल है, हम वो भी करेंगे। हम उनके सामने नया प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन ये कब होगा इसका खुलासा करना अभी जल्दबाजी होगी। कैबिनेट के गठन के बाद हम इस मसले पर बातचीत के लिए सदस्यों का चुनाव करेंगे। ईरान के नए राष्ट्रपति हसन रूहानी के सामने कई चुनौतियां हैं। अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है, महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन इससे भी बड़ा मसला है राजनीतिक बंदियों की रिहाई। एक अनुमान के मुताबिक ईरान में लगभग 800 राजनीतिक बंदी हैं। इनमें विपक्षी नेताओं से लेकर उनका परिवार तक और पत्रकारों से लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ता तक शामिल हैं। इन सभी लोगों की रिहाई एक बड़ा मसला है। वैसे बहुत से मामलों में रूहानी क्या कर सकते हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनाई के साथ उनके संबंध कैसे होंगे। There are steps they need to take to meet their international obligations and find a peaceful solution to this issue, and the ball is in their court. ईरान के नए नेता को तलवार की धार पर संतुलन बनाकर चलना होगा। एक तरफ तो उन्हें अपने नागरिकों को ही ये संदेश भी देना होगा कि ईरान पश्चिमी देशों के दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ईरान पर लगे प्रतिबंधों को भी कम करवाना होगा। तेल के निर्यात पर लगी पाबंदी की वजह से ईरान की आमदनी लगभग 65% कम हो गई है। रूहानी परमाणु मुद्दे पर ईरान की तरफ से मुख्य वार्ताकार रह चुके हैं, इसलिए उन्हें बखूबी पता है कि पश्चिमी देश ईरान से क्या उम्मीद रखते हैं। रूहानी की सबसे बड़ी चुनौती होगी सबको साथ लेकर चलना। अगर वो ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो इसका फायदा सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि ईरान की जनता को भी होगा। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं,
लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। अब पेश हमारा खास सेक्शन खबरें रफ्तार से। खुद की और संपत्ति की सुरक्षा इंसान की प्रमुख चिंता का विषय है और जापानी कंपनियां इसे उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग कर इसे कम करने की कोशिश में लगी है। साल 2012 में कोरिया गैस सुरक्षा निगम द्वारा कार्यान्वित सुरक्षा विनियम कोड के अनुसार कोरिया के रिनाई में एक जापानी कंपनी ने रसोई गैस से होने वाले हादसों से बचने के लिए एक सुरक्षा टेबल बनाने का काम शुरू किया है। कोरिया में तकरीबन 54% रिहायशी इलाके में होने वाले हादसे गैस स्टोव की वजह से होते हैं। अब कोरिया ने जापान द्वारा कार्यान्वित मानकों पर अमल करना शुरू कर दिया है। कोरिया गैस सुरक्षा निगम ने दिसंबर से हर गैस बर्नर बनाने वाली कंपनी में सुरक्षा सेंसर लगाने की पहल की है। गौरतलब है कि कोरिया के रिनाई में कुकिंग गैस सेफ्टी कोड के लागू होने से पहले भी जापान द्वारा विकसित गैस सुरक्षा तकनीक का अभ्यास किया जाता रहा है। सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए निप्पॉन स्टील और सुमिकिन धातु उत्पाद निगम ने सुरक्षित रक्षक टावर नामक एक निकास शेड बनाया है। मार्च 2011 में आए सुनामी में जापानी कंपनी की सेंडाई इकाई को काफी नुकसान हुआ था। उसके बाद ही इस कंपनी ने भवनों की सुरक्षा के लिए नई तकनीक विकसित की। ये कंपनी इमारतों की सुरक्षा के लिए यू कॉलम के नाम से स्टील के खोखले स्ट्रक्चर बनाती है। यू कॉलम में खाली जगह होती है जिसमें इमरजेंसी के वक्त के लिए खाना और पानी जमा रखा जा सकता है। सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी ऐसे सुनामी प्रतिरोधी स्ट्रक्चर को दक्षिण पूर्व एशिया में जहां प्राकृतिक आपदा का खतरा ज्यादा रहता है वहां इसे प्रमोट करने में लगी है। दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित अखबारों में से एक वॉशिंगटन पोस्ट को नया मालिक मिल गया है। 6 सालों से घाटे में चल रहे इस अखबार को इंटरनेट व्यापार के बड़े खिलाड़ी जेफ बेजोस ने खरीदा है। हालांकि इस अखबार को चलाने के लिए उनका बिजनेस मॉडल क्या होगा, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है।
ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगर वॉशिंगटन पोस्ट घाटे से उबरने में कामयाब ना हुआ तो दुनिया भर के अखबारों के भविष्य पर सवाल या निशान लग सकता है। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कर चोरी के मामले में दी गई सजा को बरकरार रखा है। हालांकि 76 साल के बर्लुस्कोनी को उनकी अधिक उम्र के चलते जेल नहीं भेजा जाएगा। उन्हें या तो उनके घर में नजरबंद रखा जाएगा या फिर सोशल सर्विस कराई जाएगी। गौरतलब है कि बर्लुस्कोनी पर एक दो नहीं बल्कि विभिन्न अदालतों में 30 मामले चल रहे हैं। अब पेश है हॉलीवुड और ग्लैमर जगत से जुड़ा हमारा सेक्शन ग्लैमर अपडेट। अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने जा रही हॉलीवुड अभिनेत्री हेली बेरी को गर्भवती होने की वजह से एक्स-मैन श्रृंखला की हालिया फिल्म की शूटिंग के दौरान खासी समस्या का सामना करना पड़ा। डाई अनदर डे की स्टार ने अप्रैल में प्रेग्नेंट होने का ऐलान कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। उन्होंने कहा, अचानक गर्भवती होने के कारण मेरे सामने कई बातों को लेकर सीमाएं तय हो गई हैं। अभी बहुत कुछ सुलझाना बाकी है। हालांकि ऑस्कर पुरस्कार विजेता ये अभिनेत्री एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट फिल्म की शूटिंग में कामयाब हो गई हैं। ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी। हॉलीवुड की विवादित एक्ट्रेस लिंडसे लोहान को आजकल एक नई खुमारी चढ़ी हुई है। ये मोहतरमा इन दिनों किसी ऐसे पुरुष पार्टनर को खोज रही हैं जो उन्हें स्पर्म डोनेट कर सके, क्योंकि वो मां बनना चाहती हैं। 26 साल की इस एक्ट्रेस को शराब की बहुत बुरी लत लगी हुई है। जब ये ग्लैमर वर्ल्ड में आई थी तब इनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन उन दिनों लिंडसे को इतना ज्यादा एक्सपोजर मिल गया था कि वो नशे में डूब गई थी। गायिका निकोल शेरजिंगर जल्द ही अपने पूर्व प्रेमी लुइस हैमिल्टन से मिलने के लिए मोनाको की उड़ान भरने की योजना बना रही हैं। निकोल शेरजिंगर 5 साल तक प्रेम संबंध बने रहने के बाद हाल ही में फॉर्मूला 1 रेस विजेता लुइस हैमिल्टन से अलग हुई थी। हालांकि इसके बाद लुइस सुलह की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। उधर निकोल के पास अभी थोड़ा खाली वक्त है, इसलिए उन्होंने लुइस से मिलने का फैसला लिया। हालांकि वे दोनों फोन पर लगातार बात कर रहे हैं। इस बीच लुइस ने कहा है कि वे निकोल को दोबारा पाना चाहते हैं। रियलिटी टीवी स्टार कैरी कटोना ने अपने मंगेतर के साथ एक तस्वीर खिंचाई है जिसमें वो टॉपलेस नजर आ रही है। तस्वीर में कटोना के मंगेतर ने भी कमीज नहीं पहनी हुई है। उन्होंने और उनके मंगेतर ने डेनिम के शॉर्ट्स पहनकर पोज दिए हैं। हालांकि कटोना ने फिलहाल अपने मंगेतर जॉर्ज के साथ शादी मुलतवी कर दी है। 4 बच्चों की मां कटोना गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं और वो दूसरी बार दिवालिया हो गई हैं। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।